निखिल और रूपाली दोनों भाई बहन हैं। निखिल और रूपाली दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। चूँकि दोनों का जाने का समय एक ही होता, लेकिन साथ घर आने का समय कभी कभार अलग हो जाता। क्योंकि निखिल अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर आता, वहीं बहन रूपाली सीधे कॉलेज से घर आती। लेकिन आज दोनों साथ ही घर जा रहे थे। अरे निखिल, तुम भी मेरे साथ घर पर चल रहे हो या कहीं और बीच में मुड़कर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने लगोगे? अरे नहीं रूपाली, आज ज़रा तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, सीधे घर जाऊंगा और आराम करूंगा। वही मैं सोचूं तुम कैसे डायरेक्ट घर जाने लगे। कहा था मैंने और मम्मी ने भी, लेकिन तुम हो कि मानने वालों में से नहीं। अब सहो। रूपाली और निखिल कॉलेज पैदल ही जाते थे, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा दूर तो था नहीं। यूं ही बातें करते करते दोनों घर पहुंच गए। लेकिन आज उनके घर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। क्या हुआ, क्या हुआ? दोनों कहते हुए घर के भीतर चले गए। उनके पापा मम्मी को बाहों में भरे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। दोनों बच्चे यह सब देखकर चकरा कर गिर पड़े। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी पत्नी को धरती पर लिटाकर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर वह भी हाहाकार कर उठे। पड़ोसियों ने उन्हें संभाला। तब दोनों को ज्ञात हुआ कि घटना कैसे हुई। पड़ोस की कुछ महिलाएं नित्य मिलकर सब्जी भाजी लेने जाती थी। गृहस्थी का सब सामान लाद कर ले आती। उस दिन भी 4 महिलाएं सामान खरीदकर ऑटो से घर लौट रही थी। तभी पीछे से सिटी बस ने टक्कर मार दी। सामान का थैला पकड़े बीना किनारे बैठी थी। वह झटके से नीचे गिर पड़ी। उधर बस बीना को रौंदती हुई आगे निकल गई। बीच सड़क पर कोहराम मच गया। बीना ने क्षण भर में प्राण त्याग दिए। पुलिस आई, केस बना। दिनेश को फ़ोन किया और वह दौड़े आए। उनकी दुनिया उजाड़ कर समय अपनी गति पर चल रहा था, परंतु गृहस्थी की गाड़ी का एक पहिया टूटकर सब अस्त व्यस्त कर गया। माँ तो बेटी से अब तक कुछ भी काम नहीं कराती थी, परंतु अब उसके कंधों पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा। रूपाली कुछ भी काम करे तो 4 आंसू पहले रो लेती। ना पढ़ाई में चित्त लगता था, ना अन्य किसी काम में। न ढंग का खाना बना पाती, न खा पाती। शरीर कमज़ोर हो चला था। तब उन्होंने अपने ऑफिस के साथियों से कहकर एक साफ सुथरी खाना बनाने में सुघड़ महिला रूबी को काम पर रख लिया था। चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए पहले से ही बाई रखी हुई थी। दिनेश कुमार उच्च पदाधिकारी थे। अभी आयु 45 ही पार कर पाए थे कि पत्नी का साथ छूट गया। सब पूर्ति हो गई थी, नहीं हुई थी तो पत्नी की। घर आते तो मुख पर हर क्षण उदासी छाई रहती। हंसी तो जैसे सबके अधरों से विदा ही हो चुकी थी। जीवन जैसे तैसे चल रहा था। धीरे धीरे 6 माह बीत गए। शीतलहर चल रही थी। ठंड अपने पूरे सबाब पर थी। उस दिन आकाश पर घनघोर बादल छाए हुए थे। निखिल पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल और रूपाली बीकॉम के फाइनल में थी। कॉलेज से दोनों घर आ ही रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। 1 घंटे के बाद वर्षा थमी तो ये दोनों घर आए। कुछ कुछ भीग गए थे। पापा घर आ चुके थे और शायद चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। कपड़े बदलकर दोनों ने कहा, रूबी, चाय नाश्ता दो, क्या बनाया है आज? आज साहब ने पकौड़े बनवाए थे, आप लोगों के लिए भी ला रही हूँ। कहती हुई वह 2 प्लेटों में पकौड़े रखकर चाय बनाने चली गई। परंतु रूपाली के मन में गहरी चोट कर गई। जब वह दोबारा आकर चाय की केतली कप टेबल पर रख रही थी, तब वह रूबी को देखकर चिल्लाई, यह क्या? हाँ, यह तो मम्मी की साड़ी है। यह तुमने कहाँ से उठाई है? रूबी घबरा गई।
मैंने खुद नहीं उठाई बेबी। घर से आते हुए बारिश में भीग गई थी, ठंड से काँप रही थी तो साहब ने खुद निकाल कर दी है। ये 4 कपड़े, स्वेटर, साड़ी आप पूछ सकती हैं। तभी उसकी आवाज़ सुनकर दिनेश दौड़े आए। रूपाली, ये मैंने ही दिए हैं, यह भीग गई थी। फिर अब इनका क्या काम, वह तो चली गई, किसी के काम आए, इससे बढ़कर दान क्या है। गरीब है ये लोग। नहीं पापा, मैं मम्मी के कपड़ों में इसे नहीं देख सकती। इससे कह दे कि अपने कपड़े पहन ले। वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। निखिल के भी आंसू छलक आए। यह तो पागलपन है, ऐसी नादानी ठीक नहीं है। तो आप मम्मी के सब कपड़े अनाथालय में दान कराएं। यह हमें इस तरह पल पल ना मारे, मैं सह नहीं पाऊंगी। रूपाली, जब इतना बड़ा गम हम उठा चुके हैं तो इतनी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो। इसके कपड़े अभी सूखे होंगे क्या? बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम पर आ पड़ेगा। इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। फिर वह रूबी से मुखातिब हुए। नहीं रूबी, गीले कपड़े मत पहनना। अभी इसने पहली बार ऐसा देखा है ना, इससे सह नहीं पाई। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर खाना बनाओ और तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। कहकर वह अपने कमरे में घुस गए। उधर वे दोनों भी भारी मन से उठकर अपने कमरे में चले गए। एक दिन सुबह रूपाली ने देखा कि रूबी पापा की कमरे से कुछ बर्तन लिए निकल रही है। रूबी 5 बजे सुबह आ जाती थी, क्योंकि पानी 5 बजे सुबह ही आता था। रूबी, पापा के कमरे से क्या लेकर आई है? रात को दूध लेते हैं साहब, इससे ये बर्तन उठाने पड़ते हैं। परंतु पापा तो कभी दूध पीते ही नहीं हैं। रूपाली अचरज से बोली। वह कई दिन से दूध बादाम ले रहे हैं, मैं रात में भिगो देती हूँ। वह सोते समय रोज ले लेते हैं। अच्छा, बादाम कौन लाया? रूपाली शंका में डूबती चली गई। वह आपकी मम्मी के समय के रखे थे। एक दिन डिब्बा खुला तो देखा वे घुन रहे थे, सो उनसे पूछा कि क्या करूं उनका, तो बोले कि रोज 5 भिगो दिया करो, दूध के साथ ले लिया करूँगा, तभी से दे रही हूँ। सुनकर रूपाली सोच में डूब गई। कुछ दिनों बाद रूपाली को फिर झटका लगा। देखा कि वह मम्मी की महंगी साड़ी और चमड़े की चप्पल पहने रसोई में खाना बना रही है। उसका मन जल उठा। उसकी मम्मी कभी चमड़े की चप्पल पहनकर रसोई में नहीं जाती थी और यह नवाबजादी मज़े से पहने खड़ी हैं। वह तेज स्वर में बोली, रूबी, तुम चमड़े की चप्पल पहने खाना बना रही हो? यह मम्मी की महंगी साड़ी और यह नई पायल तो मम्मी करवा चौथ पर पहनने को लाई थी। ये चीज़ें तुम्हें कहाँ मिली? क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। ये सब तुम अपने पापा से पूछो बेबी। उन्होंने मुझसे अलमारी साफ करने को कहा तो पॉलीथीन की थैली नीचे गिरी। मैंने साहब को उठा कर दी तो वह बोले, तुम ले लो रूबी। वाली तो यह सब नहीं पहनती, तुम ही पहन लो। उन्होंने ही सैंडल भी दी, सो पहन ली। देखो, यहाँ ये साहिबी नहीं चलेगी। चप्पल उतार कर नंगे पांव खाना बनाओ, समझी? वह डांट कर बोली तो रूबी ने सकपका कर चप्पल आंगन में उतार दी। निखिल भी बोल उठा, पापा, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मम्मी के जेवर भी इस नौकरानी को दे देंगे? उनकी महंगी साड़ी, सैंडल भी, ये सब क्या है? अरे, घर का पूरा काम वह इतनी ईमानदारी से करती है। और कोई होता तो चुपचाप पायल दबा लेता। इसने ईमानदारी से मेरे हाथों में सौंप दी। साड़ी रूपाली तो पहनती नहीं है, इससे इसे दे दी। इसे नौकरानी कहकर अपमानित मत करो। तुम्हारी मम्मी जैसा ही सफाई से सारा काम करती हैं। थोड़ा उदार मन रखो। तो अब आप इसे मम्मी का दर्जा देने लगे। रूपाली तैस में आकर बोली। रूपाली, जबान संभाल कर बात करो। क्या अंट शंट पक रही हो? अपने पापा पर शक करती हो? तुम अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इस पर फालतू में दिमाग मत खराब करो। परीक्षा में थोड़े दिन बचे हैं, मन लगा कर पढ़ो, समझी?
वह क्रोध से बोले तो रूपाली सहम गई। इससे पहले पापा ने इतनी ऊंची आवाज़ में कभी उसे डांटा नहीं था। वह रोती हुई अपने कमरे में घुस गई। निखिल के समझाने पर भी वह मन का संदेह नहीं दबा पा रही थी। उसका अब पढ़ने में रत्ती भर भी मन नहीं लगता था। उसने घबराकर अपनी नानी को खत लिख दिया। नाना जी तो थे नहीं। सोचा नानी यहाँ आकर घर पर रहकर सब संभाल लेंगी, तब तक उसकी परीक्षा भी निबट जाएगी। हफ्ते भर के अंदर नानी आ गई। दिनेश अचानक उन्हें देखकर चौंके, परंतु ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अरे अम्मा जी, आप अचानक कैसे आ गई? भैया दिनेश 6 माह से बच्चों को नहीं देखा था, इसीलिए सुभाष को लेकर चली आई। यह तो लौट जाएगा, मैं रहूँगी। अच्छा किया आपने, बच्चों की परीक्षाएं भी पास हैं, रूपाली को भी कुछ राहत मिलेगी। वैसे रूबी बहुत अच्छी औरत हमें मिल गई है। सुबह शाम काम करके चली जाती है, काम भी बड़ी सफाई से करती है। ठीक है भैया, अब तो निखिल का फाइनल होने जा रहा है, रूपाली भी ग्रेजुएशन कर लेगी। निखिल के लिए भी लड़की और रूपाली के लिए भी अच्छा घर वर देखकर दोनों को निपटा दो। बहू आने से घर गृहस्थी की समस्याएं सुलझ जाएगी। अम्मा जी, निखिल अपने पैरों पर तो खड़ा हो ले, तभी तो कोई अपनी बेटी देगा उसे। रूपाली के लिए भी अभी देर है, वह एमकॉम करना चाहती है, 2 साल और सही, अभी तो सब काम चल ही रहा है। ठीक है भैया, तुम जैसा चाहो, पर एक बात पर ध्यान दो, बीना के सब सोने चांदी के जेवर लॉकर में रख दो, घर पर रखना ठीक नहीं है। तुम तीनों घर से बाहर रहते हो, बड़े नगरों में चोरियां बहुत होती हैं, इसीलिए कह रही हूँ। हाँ, यह ठीक कहा आपने, अब बैंक में लॉकर ले ही लूँगा। बहुत बार कहने पर भी वह लापरवाही बरतते रहे। तब अलमारी के लॉकर की चाबी रूपाली अपने पास रखने लगी थी। जब से उसने रूबी के पैरों में माँ की पायल देखी थी, तभी दोनों भाई बहनों ने बैंक में चुपचाप एक लॉकर लेकर सारे जेवर उसमें रख दिए थे। पिता से इसकी चर्चा नहीं की, सोचा समय आने पर बता देंगे। बस कुछ नकली जेवर ही उन्होंने घर पर छोड़ रखे थे। नानी 1-1.5 माह के पश्चात चली गई। रूपाली ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली थी, इससे वह पापा के नानी के साथ जाने की आग्रह को टाल गई। निखिल भी कंप्यूटर कोर्स के साथ ही कोचिंग कर रहा था। उस दिन रूपाली जल्दी लौट आई थी, क्योंकि सर के किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई थी। घर आकर उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि रूबी घर पर मौजूद थी, जबकि घर की दूसरी चाबी केवल पापा के पास रहती थी। अरे आज तुम समय से पहले कैसे आ गई? वह पूछ बैठी थी। साहब आ गए हैं ना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना? वह कुछ घबराहट में अटक अटक कर बोली। तो तुम्हें किसने बतलाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या पापा तुम्हें लेने गए थे तुम्हारे घर? अरे नहीं, वह सुबह कह रहे थे, इससे मैं यूं ही चली आई। रूपाली लपक कर पापा के कमरे में घुस गई। देखा वह अपने बेड पर आंखें बंद किए चुपचाप लेटे हैं। पापा, आपने सुबह हम लोगों को क्यों नहीं बतलाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं आज नहीं जाती कॉलेज। वह उनके माथे पर हाथ रख कर बोली तो उन्होंने पलकें खोली। अरे ऐसी खराब नहीं है, थोड़ा सिर दर्द था सुबह से, सोचा ठीक हो जाएगा, इससे ऑफिस चला गया, पर दर्द कम नहीं हुआ तो लौट कर आ गया। सुबह रूबी से ही यूं ही कह दिया था तो वह चली आई, परंतु टेबल पर जूटी पड़ी प्लेटों में समोसे, रसगुल्लों के टुकड़े और ही कहानी कह रहे थे। 2 प्लेट, 2 चाय के मग, क्या यह सब नित्य उनके जाने के बाद होता है? मन के किसी कोने में शंका के अंकुर सबल पौधे से सिर उठाने लगे। उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया और कुछ क्षण वहाँ बैठकर रसोई की ओर आई तो देखा रूबी गैस के नीचे कोई पॉलीथीन की थैली छिपा रही है। यह गैस के नीचे कचरा क्यों ठूस रखा है तुमने? उसने झपट कर थैली को बाहर घसीटा तो 2 रसगुल्ले, 2 समोसे जमीन पर आ गिरे। रूबी का मुंह सफ़ेद पड़ गया। अरे ये कहाँ से आए?
रूपाली किसी भी तरह रूबी को काम से हटाना चाहती थी, इसीलिए पापा के हर सवाल का जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। पापा, पसीने से तरबतर, पता नहीं रोज नहाती भी है या नहीं, पास से निकलती है तो बदबू मारती है। अब तो मैंने उसे मना कर ही दिया है, आप उसे कुछ ना कहें। बल्कि मैं तो सोचती हूँ बेकार में रुपए क्यों जाएं, मैं ही खाना बना लिया करूँगी, मुझे खाना बनाने का अभ्यास भी हो जाएगा। अरे नहीं, लगी रहने दो ना उसे, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसा। बिल्कुल झूठ पापा, मम्मी जैसा तो नानी भी नहीं बना पाती। दादी माँ भी कहा करती थी कि बीना जैसा खाना बिरली औरतें ही बना पाती हैं, पर अब वह बनाने वाली है कहाँ। पापा, अब मैं बनाऊंगी मम्मी जैसा खाना, कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी। अब शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे रूपाली, उसे लगी रहने देना, उसने हमारे घर के लिए कई घरों का काम छोड़ दिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका आदमी दारूबाज है, उसको मारता पीटता है, इतनी सुघड़ औरत की कदर नहीं करता। पर पापा, आपने सबका ठेका तो नहीं लिया है ना। कल से शाम के खाने से उसकी छुट्टी, कहकर वह पापा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमरे से बाहर निकल गई। पास खड़ा निखिल भी सिर हिलाकर मुस्कुरा रहा था। इधर रूबी के मुख पर उदासी का आवरण चढ़ गया। सुबह का खाना निपटाकर वह बोली, बेबी तो मैं जाऊं? पर साहब जाते समय कह गए थे कि शाम को नहा कर आया करूं। सुबह के कपड़ों से पसीने की बदबू आती है, इसीलिए वह आपकी मम्मी की ये 4 साड़ियाँ दे गए हैं, ये देखिए। उसने अपने झोले से कपड़े निकाल कर दिखाए तो रूपाली चकित रह गई। निखिल भी पास खड़ा देख रहा था। गुस्से से बोला, जब रूपाली ने कह दिया कि वह अब खाना बनाएगी, तब तू पीछे क्यों पड़ी है? हम एक साथ खाते खाते उब गए हैं। जब से मम्मी गई है तेरे हाथ का ही तो खा रहे हैं। अब शाम को नहीं आएगी तू, समझी? भैया जी, क्यों एक गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? पगार कम मिलेगी तो 4 बच्चों का पेट में कैसे भरूंगी? बस रूबी, तेरी गरीबी मिटाने को दुनिया में हम ही तो नहीं बचे हैं। और घर पकड़ ले जाकर। वे दोनों एक साथ चिल्लाए तो वह आंसू पोंछती बाहर निकल गई। तब दोनों में बहुत देर तक पापा की हरकतों पर चर्चा होती रही। धीरे धीरे शाम को रूबी को न देखकर पापा उदास रहने लगे। रूपाली शाम को उनकी पसंद का खाना बनाती, एक एक रोटी सेक कर कमरे में दौड़ दौड़ कर पहुंचाती, परंतु वह चुपचाप ही रहते, कुछ ना बोलते। रूबी सुबह सबको बनाकर खिलाती, फिर स्वयं खाकर चुपचाप चली जाती। नित्य के इस नियम से दोनों खुश थे कि इस औरत के चंगुल से उन्होंने पापा को बचा लिया। जब से रूबी का शाम का आना बंद हुआ था, पापा 8 बजे तक ऑफिस से घर लौटते। जब वे दोनों पूछते तो कह देते कि ऑफिस में बहुत काम था, या किसी दोस्त का नाम लेते कि वहाँ चला गया था। परंतु उस दिन जब निखिल ने वह दृश्य देखा तो घबरा कर दौड़ा आया। रूपाली, आज जो देखा उसे सुनोगी तो सिर थाम लोगी। आज पापा के साथ रूबी कार में उनकी बगल में बैठी थी, मम्मी की जेवर कपड़े पहने हुए थी। पापा उसे होटल ले गए, वहाँ उन्होंने कमरा बुक करवाया। अरे ये क्या हो रहा है? पापा इतना गिर जाएंगे, कभी स्वप्न में भी मैंने सोचा नहीं था। अब हम क्या करें? वह सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। घबरा मत रूपाली, रोने से क्या होगा? कोई उपाय सोचो जिससे इस औरत से पापा को बचा सके। भैया, असली जेवर तो सब बैंक में हैं, यहाँ तो आर्टिफिशियल ही हैं। क्या वही दे दिए हैं पापा ने? मैं अलमारी का लॉकर देखती हूँ। वह आंसू पोंछती हुई दौड़ी। लॉकर खोलकर देखा तो स्तब्ध रह गई। डब्बे खाली पड़े थे, जेवर गायब थे। अच्छा किया जो जेवर बैंक में रखाएं, वरना सब चले जाते। दोनों ने चैन की सांस ली। भैया, पापा के दोनों खास दोस्तों से बात करें, संभव है पापा उनकी बात मान लें। नहीं तो मामा मामी, नानी, बुआ, फूफा जी
को फ़ोन करके सब हाल बता दे। बुआ जी पापा से बड़ी हैं, पापा उनका लिहाज भी बहुत करते हैं। नहीं रूपाली, अभी हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पहले रूबी का पीछा कर उसके घर व घर वालों का पता लगाऊंगा, तब तुम मेरा खेल देखना। पापा अपने को बहुत होशियार समझते हैं ना। मुझको डर लग रहा है कि कहीं वह कमबख्त इस घर में धरना ही ना दे दे। अपना उतना बड़ा परिवार छोड़कर क्या वह पापा के साथ यहाँ आ सकेगी? ऐसी औरतें सब करती हैं। अखबार में जब तब पढ़ते नहीं कि अपने 6 बच्चों को छोड़कर फलान औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई, पति बेचारा ढूंढता फिर रहा है। उस औरत को भी क्या कहें। अभी माँ को गए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और पापा को औरत की ज़रूरत पड़ गई। धिक्कार है भैया, अगर ऐसी नौबत आ गई तो मैं मामा के पास चली जाऊंगी। वह आंसू पूछ कर बोली। अपने भैया को बेसहारा छोड़कर? तब मैं कहाँ जाऊंगा? तब तो हम दोनों को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। हम किराए का मकान लेकर रह लेंगे, सौतेली माँ की चाह से भी दूर। तब मामा आदि के पास क्यों जाएंगे भला? इसी शहर में रहेंगे। माँ, तुम हम दोनों को बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई? राह दिखाओ माँ, राह। हम दोनों कहाँ जाएं, क्या करें? निखिल का भी धैर्य भी आंसू बनकर फूट पड़ा। रूपाली भी रो पड़ी। दूसरे दिन निखिल जल्दी घर से निकलकर रूबी के इंतज़ार में स्कूटर लिए छिपा खड़ा था। जैसे ही वह घर से निकली, वह छिपता छिपता पीछे चला गया। उसका घर लगभग 2 किलोमीटर दूर था। निखिल ने देखा उसके घर से छिपा कर लाई रोटी सब्जी रूबी ने अपने बच्चों और पति में बांट दी। बच्चे खाकर यहाँ वहाँ खेलने निकल गए और जल्दी से अपने घर का काम निपटा कर रूबी अपने घर वाले के जाते ही सज धज कर निकली। निखिल उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह मेन बाजार में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद पापा गाड़ी लेकर आए। रूबी लपक कर कार में बैठ गई। कार फिर उसी होटल की ओर बढ़ी। वे दोनों फिर उसी होटल में जा पहुँचे। निखिल लौट आया। दूसरे दिन रूबी के घर से निकलते ही वह उसके पति प्रतीक के पीछे लग गया। घर से जब वह दूर आ गया तब स्कूटर उसके सामने करके खड़ा हो गया। सुनो भैया, हमारे यहाँ ढेरों सामान इकट्ठा है, हमें वह बेचना है। कहाँ है आपका घर? वह खुश होकर बोला। वह है दूर, अब आज नहीं कल ले चलूँगा। वह रूबी तुम्हारी घरवाली है? हाँ। तुम कैसे जानते हो? वह बोला। वह हमारे घर के पास ही काम करती है, इसीलिए जानता हूँ। इस टाइम वह कहाँ जाती है? वह किसी साहब के यहाँ जाती है, नौकर है वहाँ। परंतु मैंने तो उसे एक साहब के साथ बड़े होटल में जाते देखा। कब? कहाँ? वह आंखें फाड़ कर बोला। वह तो सज धज कर रोज जाती है, चलो तुम्हें दिखाऊं। बिना कुछ सोचे समझे वह ठेला एक तरफ फेंक कर उसके साथ हो लिया। रास्ते भर निखिल नमक मिर्च लगाकर ढेरों बातें बताता चला गया। सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। उधर ऊपर कमरा खटखटाओ, साहब के साथ रूबी जरूर मिलेगी। एक बात और, मेरा जिक्र किसी से मत करना। यही कहना कि मैंने तुम्हें कार में बैठे देखा था, तभी से पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। हाँ भैया, यही कहूँगा। आज मैं उसकी गति बना कर रहूँगा। कहती थी खाना बनाने जाती हूँ। इतना ही नहीं, ढेर सारी भद्दी गालियाँ बकता हुआ वह कमरे की ओर बढ़ रहा था। निखिल एक कुर्सी पर बैठकर आने वाले तूफान का इंतज़ार करने लगा। उसे अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऊपर से घसीटते मारते गालियों की बौछार करते वह रूबी को नीचे ले आया। चारों ओर भीड़ जुटने लगी। तभी पुलिस भी आ पहुंची। पीछे पीछे भीड़ थी। थोड़ी देर की हुज्जत के बाद निखिल ने देखा कि पुलिस वाले पापा का कॉलर पकड़े उन्हें धकियाते नीचे घसीटते ला रहे हैं। पापा का मुंह लज्जा से लाल पड़ गया था, पर उसे दया नहीं आई। पुलिस वाले गालियों की असभ्य भाषा से उन्हें झिझोड़ रहे थे। शायद वह ऊपर से खासी मरम्मत करके लाए गए थे। पुलिस वाले ने एक झनाटेदार थप्पड़ रूबी के मुंह पर भी दे मारा। उसके मुंह से चीख निकल गई। मुंह से खून बह आया।
उसे देखकर पापा पर घड़ों पानी पड़ गया। शर्म से सिर झुकाए वह पुलिस का हाथ झटक कर कार की ओर बढ़े। तभी प्रतीक ने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा। ए साहब, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मेरी औरत की इज्जत लूटी है ना तुमने, मैं इसकी डॉक्टरी जांच करवाऊंगा, समझा क्या तुमने? छोड़ कॉलर। पहले तू अपनी औरत को संभाल, फिर बात कर। जब वह राजी है तो दूसरों को दोष क्यों देता है? तुमने क्यों बहकाया मेरी घरवाली को? पहले उससे पूछ, वह क्यों बहकी? साहब, आपको थाने चलना पड़ेगा। पुलिस वाले ने बाह पकड़कर खींचा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। वह किसी तरह फंदे से निकलकर कार स्टार्ट कर भाग छूटे। लोग चिल्लाते ही रह गए। इधर निखिल भी स्कूटर स्टार्ट कर घर की ओर रवाना हो गया। आते ही उसने रूपाली को पूरी घटना बयान कर डाली। सुनकर रूपाली का मन जहाँ खुश था, वहीं पिता के न आने से दोनों ने रात भर आंखों में ही काटी। वे दोनों उनकी मोबाइल पर भी बात नहीं कर पाए। दूसरे दिन ना रूबी आई ना पापा। निखिल छिपकर रूबी के घर के चक्कर लगा आया। वह घर पर जैसे कैद थी। प्रतीक दरवाजे पर पहरा लगाए बैठा था। जब 3 दिन तक पापा को कुछ पता ना लगा तो दोनों ने घबराकर सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया। तुरंत ही सब घबराकर दौड़े आए। घर आकर सब चिंता में पड़ गए। निखिल ने अपनी चतुराई की रत्ती भर चर्चा नहीं की। वह पिता की व परिवार की नज़रों में पाक साफ रहना चाहता था। रूपाली ने भी होठ नहीं खोले। वे लोग अखबारों में विज्ञापन देने की सोच रहे थे कि दिल्ली से फ़ोन आया कि वह आगरा आदि घूमकर घर लौट रहे हैं। सुनकर सबका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जब वह वापस आए, किसी ने कुछ नहीं पूछा। निखिल भी ऐसा बना रहा जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। वे दोनों अपने पापा को वापस अपने बीच पाना चाहते थे, शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे। पापा के चेहरे पर भी पश्चाताप साफ नज़र आ रहा था। सबको देखकर वह ना हैरान हुए ना परेशान। यह जरूर बतलाया कि उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया है। वह शीघ्र ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी एक दिन बुआ ने पास बैठकर गंभीर स्वर में कहा, दिनेश, अगर तू चाहे तो कहीं किसी विधवा से या तलाकशुदा किसी लड़की से बात चलाएं। पेपर में विज्ञापन देने से ढेरों ऑफर आ सकते हैं। अरे नहीं दीदी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बीना की याद क्या कभी दिल से निकल सकेगी? अब तो निखिल और रूपाली के लिए सोच रहा हूँ। दोनों को अच्छे मैच मिल जाए तो घर आबाद हो जाएगा। मैं निखिल को बिजनेस में डालने की सोच रहा हूँ। जब तक इसका कारोबार जमेगा, रूपाली भी एमकॉम कर लेगी। अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता, ना इन बच्चों का लगता है। क्यों निखिल? हाँ पापा, अब यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों चहक उठे। तभी उन्होंने अकेले में निखिल से पूछा, निखिल, तुमने उस दिन की घटना किसी से बताई तो नहीं? निखिल को समझते देर न लगी कि पापा ने उस दिन उसे घटना वाली जगह पर देख लिया था। बिना घबराए वह बोला, नहीं पापा, मेरी तो समझ में नहीं आया था कि यह क्या हो रहा है। मैं तो रोज की तरह उधर से गुजर रहा था कि झगड़ा और शोर सुनकर उधर आ गया। पता नहीं रूबी किसके साथ थी। नाम आपका लग गया। जो हो गया उसे भूल जाइए पापा। नए शहर में नया माहौल और नए लोग होंगे। आप यहाँ का सब भूल जाए तो अच्छा है। इज्जत आबरू बची रहे, यही सबसे बड़ी बात है। उसे विश्वास हो गया था कि पापा को जो ठोकर लगी है वह जिंदगी भर के लिए एक सबक है। सुबह का भूला आखिर घर आ गया था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।